नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों साहित्य, काव्य शास्त्र व व्याकरण का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन फिर प्रभाकर जी द्वारा रचित ममता का विश्व एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अपन बहुत ही रुचिकर एकांकी का अध्ययन कर रहे थे। किसके द्वारा रचित एकांकी? विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एकांकी का अध्ययन कर रहे थे। तो प्रभाकर जी द्वारा रचित एकांकी कौन सा? ममता का विष। ममता का विष एकांकी का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। ममता का विष एकांकी में अपन कहाँ थे? देखिए, सामान्यतः एक माँ जिसके कुल 14 बेटे थे और 14 में से 13 जा चुके। कोई भगवान के पास जा चुका, कोई उसे छोड़कर दिसावर जा चुका यानी विदेश में जा चुका। सामान्यतः ये होता है, दिसावर शब्द है वो हमारे प्राचीन लोग, हमारे बुजुर्ग जो है वो काम में लेते थे। किसके लिए? सामान्यतः दिसावर है वो विदेशों के लिए नहीं, दूर की जगह के लिए काम में लिया जाता था। और वर्तमान में अपन जो दिसावर शब्द है उसका प्रयोग विदेशों के लिए कर रहे हैं। तो माँ जिसके 14 बेटे और उन 14 बेटों में से लगभग सभी के सभी उसे छोड़कर चले गए। मात्र एक बचा है, मात्र एक, जो उसकी अंतिम उम्मीद है, अंतिम उम्मीद है। अब ये इसे छोड़ना नहीं चाहते। अब ये नहीं चाहती कि ये इससे दूर जाए, कहीं भी दूर जाए। ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे, इस एकांकी में अपन थे कि डॉक्टर और द्वारकानाथ जी। डॉक्टर और द्वारकानाथ। द्वारकानाथ कौन है? सुशील के पिता है, सुशील के पिता। तो अपन डॉक्टर व द्वारकानाथ की आपस में बात कर रहे थे। तो डॉक्टर ने द्वारकानाथ जी से यूं कहा है कि आप मेरी आपके घर में रहने की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि मैं वहीं रहने वाला हूं। डॉक्टर को यहां पर कुछ शक हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे जो सुशील है उसको हल्का बुखार है, नॉर्मल बुखार है। और नॉर्मल बुखार की वजह से भी उसका बुखार है, नॉर्मल बीमारी है बिल्कुल, परंतु फिर भी उसका बुखार उतर नहीं रहा, बुखार छोड़कर नहीं जा रहा। कारण क्या है? देखिए, डॉक्टर ने द्वारकानाथ जी को अपने पास बुलाया एक योजना बताने के लिए, एक योजना बताने के लिए बुलाया। और उसी समय डॉक्टर है वो बार बार उसी पूरे के पूरे कार्य का रिवीजन कर रहा है, पूरी की पूरी घटना को अपने आप के साथ ही दोहरा रहा है। क्या कर रहे हैं? एक लड़का जो बहुत हिम्मत वाला है, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, पढ़ने में बहुत अच्छा है और हर बार कॉलेज जाने की जिद लगाए रहता है, डॉक्टर बनने की जिद लगाए रखता है। और इस प्रकार से वो जो है लड़का अपनी इच्छा शक्ति के कारण बार बार बीमारी को मात भी दे देता है, परंतु फिर भी उसे बीमारी छोड़ नहीं रही। और उसे जो दवा देती है वो स्वयं उसकी माँ है। अब दवा माँ दे रही है तो दवा भी जाहिर सी बात है सही दे रही होगी। अब सुशील है वो भी एक आदर्श लड़का है, यहाँ तक कि डॉक्टर उसे कहते भी हैं कि तू एक आइडियल मरीज है। तो वो भी एक आदर्श लड़का है। वो डॉक्टर साहब का कहना इसलिए भी मानता है क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने, उसे डॉक्टर बनना है। तो इसलिए यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब माँ सेवा करने वाली है, बेटा आइडियल है, तो नॉर्मल बीमारी खत्म क्यों नहीं हो रही, नॉर्मल बीमारी जा क्यों नहीं रही? हाँ, ये बात अलग है कि कोई बड़ी बीमारी हो, कोई बड़ी बीमारी हो तो सामान्यतः हो सकता है कि बीमारी खत्म नहीं हो, नॉर्मल बुखार और फिर भी जा नहीं रहा। इतनी देर में द्वारकानाथ जी आ जाते हैं। द्वारकानाथ जी को वो योजना बताते हैं कि मैं रोगी के कमरे में न रहकर दूसरे कमरे में रहूंगा और आपके घर पर ही रहूंगा रात को। अर्थात डॉक्टर यूं समझाते हैं द्वारकानाथ जी को कि हमें पहरा देना होगा, हमें सारी चीजें सोचनी होगी, विचारनी होगी और हमें पता लगाना होगा कि बीमारी जा क्यों नहीं रही है। द्वारकानाथ जी यूं सोचते हैं कि क्या डॉक्टर के दिमाग में चल रहा है, कैसी बात हो सकती है, परंतु वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर और अपने पुत्र की अच्छाई के बारे में सोचकर और वो जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे ही करता जाता है। और द्वारकानाथ जी कुछ इसलिए भी चिंतित है, सुशील की माँ के लिए भी,
द्वारकानाथ जी कहते भी हैं कि इसने है वो अपने आप को ही बिगाड़ लिया, यानी अपने आप को खत्म कर लिया अपने बेटों की चिंता में, अपने बेटों के दुखों में। और ये अपनों ने तब भी देखा था जब माँ है वो चंद्रा से बात कर रही थी, चंद्रा से बात कर रही थी, तब भी वह अपना दुख बयां करती है कि पता नहीं भगवान हमसे चाहता क्या है, भगवान हमें इस प्रकार से दुखी क्यों कर रहा है। 14 थे, उनमें से एक बचा है, वो भी बार बार बीमार पड़ रहा है, और साथ साथ वो भी जाने की बात कर रहा है, बार बार जाने की बात कर रहा है। किसके लिए? यहाँ पर इस कहानी में अपनों ने देखा, इस एकांकी में अपनों ने देखा कि सामान्यतः इनके ये जो सभी बेटे हैं, 7 की तो छोड़ दो, 7 तो बहुत ही छोटे थे तभी जा चुके, बाद के जो जो बेटे बड़े हुए उन सभी ने यूं कहा कि एक बड़ी माँ है। बड़ी माँ किसको बोलते हैं? वो देश को बोलते हैं कि एक माँ है जो हमारी माँ की भी माँ है, उसने बुलाया है और उसके लिए हम जा रहे हैं। अर्थात सभी में जो भावना है वो देशभक्ति व देश प्रेम की भावना है, और इस बात से माँ सबसे ज्यादा दुखी है। अपनों ने क्लास के प्रारंभ में भी देखा था कि सुशील जब भी देश का नाम लेता है, देश की बात करता है, तभी माँ चिढ़ जाती है, बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, और वो कहती भी है कि तुम्हें देता क्या है देश, तुम क्यों ऐसी बातें करते हो, तुम्हें सिखाता है कौन है। और ये बात वो चंद्रा को भी कहती है कि इन्हें सिखाता कौन है। तो इस प्रकार से है, वो इस प्रकार की बातें होती है। यहाँ पर डॉक्टर द्वारकानाथ जी को समझाते हैं तो द्वारकानाथ जी यूं कहते हैं कि इनकी माँ जो अब बहुत दुखी है सुशील के लिए, आप जो भी बताओगे मैं करूंगा, क्योंकि इसकी एकमात्र उम्मीद उसका सुशील है, तो उसको ठीक करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो इसलिए डॉक्टर की योजना बताए अनुसार और द्वारकानाथ जी करते हैं। क्या करते हैं द्वारकानाथ जी? पिछली क्लास में अपनों ने देखा था, डॉक्टर की बैठक में व्यवस्था करते हैं और बिना किसी को बताए, यहां तक कि सुशील की मां को भी बिना बताए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी को भी पता नहीं चले इसकी एक योजना। अब योजना क्या है देखेंगे अपन भी अभी। योजना ये है कि वो देखना चाह रहे हैं, पता लगाना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी वजह है कि सुशील ठीक नहीं हो रहा, और इसके लिए वो बात करते हैं कि पहरा लगाने की। और पहरा कौन कौन लगा रहा है? द्वारकानाथ जी के साथ साथ डॉक्टर भी पहरा दे रहा है। यहां पर द्वारकानाथ जी और डॉक्टर दोनों के दोनों घर की बैठक में सोते हैं, जिसका पता मां को नहीं है। सुशील की मां सिर्फ यूं सोच रही है कि द्वारकानाथ जी बैठक में है, उसको ये नहीं पता कि डॉक्टर भी है और उनकी इस प्रकार की योजना है। उसके बाद मां सुशील के पास आ रही है। मां सुशील के पास आती है और उसे कंबल ओढ़ाती है, उसे प्रेम से निहारती है, देखती है। तो डॉक्टर कहता भी है कि सुशील की मां सुशील से कितना प्रेम करती है। तो द्वारकानाथ जी कहते हैं कि हाँ ये बात सही है। और उसके बाद वे दोनों कमरे में बैठ जाते हैं, थोड़ी बातें करने लग जाते हैं, और फिर तय यूं होता है कि बारी बारी से जागा जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्टर यूं कहते हैं कि आप पहले सो जाइए, मैं तब तक नजर रखता हूँ, मैं तब तक ध्यान रखता हूँ, और जब मैं सोऊंगा तब मैं आपको उठा दूंगा। तो यहाँ पर द्वारकानाथ जी फिर भी यूं कहते हैं कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपकी दया है। डॉक्टर मुस्कुराते हैं कि ये सब छोड़िए, सुशील एक अच्छा लड़का है तो मुझे उसके लिए करना है। और यहाँ पर वो ये भी चाहते हैं कि सुशील कॉलेज जाए। और इस बीच ये भी द्वारकानाथ जी जब डॉक्टर से मिलने आए थे तब ये भी बताया था द्वारकानाथ जी ने कि आज सुशील कुछ ठीक था तो फिर कॉलेज जाने की रट लगा रहा था, और फिर प्लान बना रहा था, प्रोग्राम बना रहा था कि मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, इतना टाइम होगा, ऐसे पढ़ाई करूंगा, इस प्रकार से वो योजना बना रहा था। तो डॉक्टर भी खुश होता है कि चलो कॉलेज के लिए सही, उसकी इच्छा शक्ति बढ़ रही है, और इच्छा शक्ति बढ़ने के कारण वो कम से कम ठीक तो हो जाएगा। अब यूं होता है कि डॉक्टर सो रहे हैं, और उसी समय डॉक्टर पहरा दे रहे हैं और द्वारकानाथ जी सो रहे हैं। द्वारकानाथ जी की खाट को भी खिड़की के सहारे लगा दिया ताकि वो आराम से बैठकर सुशील के कमरे की हर एक क्रिया को देख सके। द्वारकानाथ जी सोए
और थोड़ी देर बाद मतलब सो गए और काफी देर पश्चात द्वारकानाथ जी की आंख खुली तो उन्होंने यूं पूछा कि क्या बजा है, मतलब कितने बज गए। तो डॉक्टर यहाँ पर बताते हैं कि 2 बज गए। तो यहाँ पर द्वारकानाथ जी यूं कहते हैं कि कुछ मिला, यानी जिसके लिए आपने प्रयास किया था वो उसमें से कोई भी बात मिली आपको। तो डॉक्टर कहते हैं अभी तक तो कुछ नहीं मिला, अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मैं बस वो ही देख रहा हूं। तो यहाँ पर द्वारकानाथ जी कहते हैं कि ठीक है 2 बज चुके हैं तो अब आपको सोना चाहिए, अब मैं जागता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं पहरा देता हूँ। तो डॉक्टर यूं कहते हैं कि हाँ अच्छी बात है, अब मुझे भी सोना चाहिए, परंतु आप हर एक क्रिया पर नजर रखेंगे, सुशील के कमरे में कोई भी आए उस पर ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं हो कि सुशील के कमरे में कोई आए और आपकी नजर हट जाए। तो द्वारकानाथ जी कहते हैं कि नहीं, मैं हर क्रिया पर नजर रखूंगा। तो डॉक्टर यूं कहते हैं कि ठीक है, आप एक पल के लिए भी नजर मत हटाइएगा और सुशील के कमरे की तरफ हर वक्त देखते रहिएगा, अपने को सजग रहकर पहरा देना है। डॉक्टर ये बात कहकर और डॉक्टर जब सोने लगते हैं तब द्वारकानाथ जी पूछते हैं कि क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, कि भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं क्या। तो यहां पर डॉक्टर यूं कहते हैं कि हाँ करना पड़ता है, विश्वास तो करना पड़ता है, परंतु डॉक्टर ये भी बताते हैं कि हम जिस भूत पर विश्वास करते हैं वो भूत अलग होता है। तो यहाँ पर 2 बजे डॉक्टर और द्वारकानाथ जी आपस में भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं। तो ये यूं कहते हैं कि जिस भूत पर हम विश्वास करते हैं, यानी हम डॉक्टर लोग विश्वास करते हैं, वो भूत अलग होता है और कभी पकड़ में आ गया तो आपको जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पर आप समझिए कि द्वारकानाथ जी भूत के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्या कारण है। डॉक्टर पहरा दे रहे हैं सुशील के और पहरा दे रहे हैं तो द्वारकानाथ जी यूं सोच रहे हैं कि हो सकता है डॉक्टर को यूं शक हो गया होगा कि कोई भूत प्रेत है, कोई प्रेतात्मा है जो सुशील को ठीक नहीं होने दे रही। अब द्वारकानाथ जी तो यही सोच रहे हैं, तो इसीलिए वो पूछ लेते हैं कि क्या आप भूत प्रेतों में विश्वास कर रहे हैं जो इस प्रकार से पहरा दे रहे हैं कि कोई आएगा किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर यूं कहते हैं कि कभी पकड़ में आया तो मैं आपको दिखाऊंगा, और ये कहकर डॉक्टर सो जाते हैं। द्वारकानाथ जी पहरा देना शुरू कर देते हैं। उसी समय थोड़ी देर बाद द्वारकानाथ जी चौंकते हैं और चौंक कर जल्दी से डॉक्टर साहब जल्दी से उठते हैं। क्या हुआ, वो देखिए कोई छाया मूर्ति है, कोई छाया मूर्ति आ रही है। अब वो छाया मूर्ति, एक जो छाया मूर्ति का मतलब है कि एक काली छाया के समान दिखाई दे रही है। स्पष्टतः यूं पता नहीं चल रहा कि वो छाया मूर्ति है कौन। एक छाया मूर्ति सुशील के पास जाती है, और सुशील ने जो कंबल ओढ़ रखा था उसको तो उतार देती है, कंबल उतार कर और खिड़की खोल देती है। अब देखिए एक मरीज है, सामान्यतः कोई बच्चा भी है, यदि थोड़ी बहुत ठंड है तो अपन जब भी उठते हैं, और ये तो देखिए 2 बजे की बाद का समय है, तो 2 बजे के बाद तो वैसे भी ठंड आ जाती है। तो उसी प्रकार से इतने रात गए, यदि कोई सुशील का कंबल उतार रहा है, सामान्यतः मरीज है या कोई बच्चा है तो अपन उसको कंबल उठाते हैं, यहाँ पर कंबल उतारा ही नहीं जा रहा, खिड़की भी खोली जा रही है। अब सुशील की खिड़की खोली तो वैसे ही सुशील पर हवा आ रही है। उसी समय वो छाया मूर्ति सुशील के पास जाती है और सुशील के पास जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसके सामने खड़ी होकर उसे कुछ पलों के लिए निहारती है, खड़े खड़े निहारती रहती है, और निहारने के बाद उसके माथे को चूमती है, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी दवाओं के पास जाती है। सुशील की दवा के पास वो छाया मूर्ति जाती है। इधर
डॉक्टर और द्वारकानाथ बराबर इस हरकत को देखते जा रहे हैं और उसी समय वो दवा की शीशी को उठाती है, दवा की शीशी को उठाती है और दवा की शीशी को उठाकर उसके ढक्कन को खोलकर रख देती है। अब ढक्कन को खोलकर रखकर भी उस शीशी को एक पल के लिए निहारती है, ध्यान से देखती है और फिर उसको ध्यान से देखने के बाद फिर क्या करती है, ध्यान से देखने के बाद और फिर उसे रख देती है, फिर उसे उठाती है और उठाकर ले जाकर चिलमची, देखिए चिलमची एक ऐसा पात्र है जो व्यर्थ है, ठीक है, मतलब जिसमें अपन कोई भी कुछ भी कचरा वगैरह डाल सकते हैं, तो ऐसा कोई पात्र होगा। यहाँ पर चिलमची एक नया शब्द आया है। प्रभाकर जी लिखते हैं कि वो शीशी ले जाकर चिलमची में उड़ेल देती है। उड़ेल देती है मतलब उस शीशी को खाली कर देती है, अर्थात दवा खत्म। और जैसे ही वो शीशी उड़ेल रही है उसी समय द्वारकानाथ जी कांप उठते हैं और ध्यान से देखते हैं, अरे ये तो सुशील की माँ है, सुशील की माँ ये क्या कर रही है। और जैसे वो शीशी उड़ेलती है और उनको पता चलता है कि ये सुशील की माँ है, तो डॉक्टर भागने को होते हैं और द्वारकानाथ जी को कहते हैं कि जल्दी आइए। तो यहां पर डॉक्टर और द्वारकानाथ जी दोनों जल्दी से भाग कर जाते हैं, दरवाजे को खोलते हैं। कौन से दरवाजे को? सुशील के कमरे के दरवाजे को। क्या होता है आगे? आपकी भी धड़कनें बढ़ रही है ना, परंतु देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।